हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल के फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि इस क्लास में आप सभी को हिंदी का मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा और जीएस की बात करें तो इसमें मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रश्नों की बात करें जो कि 40 प्रश्न यहाँ से आप सभी के लिए सेलेक्टेड प्रश्न इम्पोर्टेंट प्लस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आप सभी को 40 प्रश्न अगर सही करते हो तो 80 नंबर यहाँ से एकत्रित कर लोगे। समझ हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, सभी प्रश्न को 100% देना। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करने की कोशिश करना, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट लिया गया। अगर मिस करोगे तो फिर आप समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न, जब भी एग्जाम में प्रश्न करना शुरू करोगे, समझना, हमारे एक बात गौर करना, जब भी एग्जाम में प्रश्न किसी भी पेपर करने जा रहे हो तो उसमें जो निर्देशक दिया है पहले निर्देशक को पढ़ना, ना कि डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाना कि क्या कर रहा है। पहले देखो निर्देशक पढ़ोगे, आखिर हमें एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। अगर निर्देशक पढ़ोगे पता चलेगा, ना कि डायरेक्ट मारोगे इतना करके आए एग्जाम में, रिजल्ट आएगा कुछ और आएगा, हमने सोचा था कुछ और। समझो? इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी दिमाग में सेट करना, पहले निर्देशक जरूर पढ़ना। निर्देशक कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी इसका जो समानार्थी शब्द पर्यायवाची बताना है। किसका? युक्ति का। युक्ति का आप सभी को बताना है। क्या समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा? युक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? युक्त, उपाय, जुड़ा हुआ या संलग्न। तो युक्ति का बताना है क्या? पर्यायवाची, या तो बोले तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो देखो युक्ति का समानार्थी शब्द की बात करें तो राइट आंसर होगा उपाय। क्या होगा? उपाय। अगर युक्त लगाओगे गलत होगा, जुड़ा हुआ गलत होगा, संलग्न गलत होगा। तो युक्ति का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तो उपाय होगा। क्या होगा? उपाय होगा। और क्या होगा? और होगा तरकीब। क्या होगा? तरकीब होगा। जो कि नया नया तरकीब सोच रहा है वही कहता है युक्ति है, नया नया तरकीब सोचना। और क्या होता है? कौशल। क्या होता है? कौशल। उसी को क्या युक्ति का पर्यायवाची क्या क्या होता है? उपाय होता है, तरकीब होता है, और क्या होता है? और होता है कौशल होता है। समझ रहे हो? ये किसका पर्यायवाची है? तो ये युक्ति का पर्यायवाची है। समझ रहे हो? सभी प्रश्न को दिमाग में सेट करते जाना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न बताना है कोयल। क्या? कोयल का भी आप सभी को बताना है समानार्थी शब्द क्या होगा? सीखी, कीर, काक, कोकिला। तो भाई साहब कोयल का हमसे क्या पूछ रहा है? कोयल का हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर, समानार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कोयल का पर्यायवाची की बात करें तो राइट आंसर होगा कोकिला। क्या होगा? कोकिला, जो कि किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची है। और बात करें कि आखिर और क्या होता है कोयल का पर्यायवाची, तो और होता है बसंत दूत। क्या होता है? और होता है बसंत दूत। क्या होता है? बसंत दूत। और क्या होता है? और होता है श्यामा। क्या होता है? श्यामा। और क्या होता है? और होता है काकपाली। क्या होता है? काकपाली। ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब सारा कोयल का पर्यायवाची होता है। क्या होता है कोयल का पर्यायवाची? पहले तो कोकिला, जो ऑप्शन में हमें लगाना है, उसके बाद क्या होता है? बसंत दूत, श्यामा, काकपाली। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये सब कोयल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कोकिला, ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी यहाँ तक सभी प्रश्न समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। नीचे जो दिया गया वाक्यांश, इसके लिए एक शब्द चुनना है जो हमें निर्देशक कह रहा है, यानी हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी।
तो ऊपर की ओर जाने वाला को हम एक शब्द क्या कहेंगे? तो ऊपर की ओर जाने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न में भी बताना है आप सभी को कि एक शब्द चुनना है। प्रश्न है प्रार्थना या निवेदन करने वाला। प्रार्थना या निवेदन करने वाला को हम एक शब्द क्या कहेंगे? स्तुति, प्रार्थी, भक्तवत्सलय या भजन। तो प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम एक शब्द में, एक वाक्य में क्या कहेंगे? तो उसे हम एक वाक्य या एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रार्थी। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहेंगे? प्रार्थी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न से पहले निर्देशक हमें कह रहा है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या करना है? मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। प्रश्न है आग में कूदना। आग में कूदना का सही मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। तो बताना है आग में कूदना। आग में कूदना का सही मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आग में कूदना यानी जान जोखिम में डालना। क्या? जान जोखिम में डालना। ऑप्शन नंबर सी। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न भी बताना है मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। प्रश्न है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का क्या होता है? मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना या धीरज रखना। तो कलेजा ठंडा होना का सही मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कलेजा ठंडा होना यानी मन में शांति होना। क्या होना? मन में शांति होना यानी कलेजा ठंडा होना। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है निर्देशक कह रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जहां अंडरलाइन दिया गया है इसके जगह सही ऑप्शन का चयन करना है। प्रश्न है भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। इसके जगह क्या होगा? भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, या आवश्यकता नहीं है, या भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोग क्या लगाओगे? सही ऑप्शन मारोगे कि भाई साहब ने क्या? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? सभी प्रिय स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। क्या? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो सभी विद्यार्थी जो न्यू हो, हमारे चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक है। समझ रहे हो? तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और सभी प्रिय विद्यार्थी क्या करो? वीडियो को लाइक करो, जो थम्स वाला बटन है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न वही है, अंडरलाइन की जगह सही आप सभी को विकल्प का चयन करना है। प्रश्न कह रहा है कि उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। व्याकरण का अच्छा बोध होता है, या व्याकरण का अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा अभाव होता है, अच्छा समझ होता है, या अच्छा भान होता है। तो सभी विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी बताओगे कि यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे भराएगा कि उसे व्याकरण का अच्छा क्या है? ज्ञान है, ना कि बोध है। बोध है लगाओगे, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ना कि आप लोग मारोगे अभाव, समझ, भाव, ये सब क्या है, गलत है। क्या होगा, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न में निर्देशक कह रहा है विलोम चुने। विलोम चुने यानी कि उल्टा शब्द बताएं। किसका भाई, विशाल। विशाल का विलोम बताना है। क्या होगा, क्षणिक, विकराल, विराट या लघु। तो बताना है विशाल का विलोम क्या होगा। तो विशाल का विलोम होता है, क्या होता है, लघु होता है। विशाल का विलोम क्या होगा, लघु होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। विशाल में से हम क्या कहते हैं, बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, उसी को हम विशाल कहते हैं। और लघु में छोटा, क्या होगा, छोटा। समझ रहे हो, तो विशाल का विलोम क्या होगा, लघु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है निर्मल। निर्मल का भी क्या बताना है भाई, निर्मल का विलोम बताना है। क्या होगा, मैला, विमल, गंदा या मलिन। तो निर्मल की बात करें, निर्मल हम उसे कहते हैं साफ, पवित्र, शुद्ध। किसे कहते हैं, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, साफ। समझ रहे हो, उसी को। और निर्मल का अपोजिट बोले तो, विलोम बोले, उल्टा बोले तो क्या होगा, तो होगा मलिन। ना कि आप लोग मैला लगाना, विमल लगाना, गंदा लगाना। क्या होगा, मलिन होगा। मलिन में मलिन, मलिन समझ रहे हो क्या होता है, वही। ऑप्शन नंबर डी, निर्मल क्या उल्टा क्या होगा, मलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, निर्देशक कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, वह वृक्ष की खाली स्थान डाली काट रहा था। वह वृक्ष की कैसी डाली काट रहा था, सामान्य डाली काट रहा था, सूखी डाली, सखी डाली है, पहले सूखी डाली है और सूखी डाली है। सूखी देखो हर्षऊ का खेल है, दीर्घऊ का खेल है, कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपसे से दिमाग से खेलेगा। क्या होगा, सूखी। तो वह वृक्ष की डाली काट रहा था, पर कैसी डाली काट रहा था, तो वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ये तो सभी विद्यार्थी को पता है कि सूखी डाली होगा, लेकिन ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वाला सूखी होगा या ऑप्शन डी वाला सूखी होगा, तो कौन होगा। तो यहाँ पे सूखी जो लगाओगे आप लोग, वह लगाओगे दंड सा, हर्षऊ नहीं बल्कि दीर्घऊ देना है, फिर खा देना है और खा में दीर्घऊ उड़ाना है। समझ रहे हो, सूखी डाली, इसका मतलब राइट आंसर क्या मारोगे, राइट आंसर एक मिनट, राइट आंसर मारोगे क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाले सूखी डाली मारोगे, ना कि ऑप्शन नंबर सी वाले सूखी डाली मारोगे। क्या मारोगे, कौन होगा, ऑप्शन नंबर दीर्घऊ सू वाला और ख हर्षई वाला सूखी, मतलब कि ये वाला। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यहाँ भी रिक्त स्थान भरना है। रोगी ने चिकित्सा से खाली स्थान लिया। रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया या परामर्श लिया। तो रोगी जो होता है वह चिकित्सक से क्या लेता है, तो वह चिकित्सक से परामर्श लेता है। क्या लेता है, परामर्श लेता है। यहाँ पे क्या भरोगे कि रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, परामर्श लिया। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न से पहले हमें निर्देशक पढ़ना है जो अनिवार्य है। प्रश्न से पहले निर्देशक क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि चुने, और नहीं है तो फिर नहीं चुने। समझ रहे हो, प्रश्न कर रहा है कि शकीला शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है जो आप सभी को बताना है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। देखो
यहाँ शकीला तो स्त्रीलिंग है, ये सभी जान रहा है, ये फीमेल है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए, स्त्रीलिंग लगाना चाहिए। लेकिन स्त्रीलिंग गायकी नहीं होता है, क्या होता है, गायिका होता है। क्या होता है, गायिका होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो गायकी है इसके जगह क्या होना चाहिए, गायक, गायिका होना चाहिए, क्योंकि पुल्लिंग के लिए हम गायक का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए गायिका का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह गायकी का प्रयोग किया है। क्या चीज़ किया है, गायकी का प्रयोग किया है। क्या कह रहा है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, नहीं, अगर स्त्रीलिंग हम प्रयोग करेंगे तो होगा क्या, गायिका होगा, ना कि गायकी, तो गलत है, समझ रहे हो, क्योंकि गायिका, गायिका स्त्रीलिंग है और गायक पुल्लिंग है। लेकिन हमें यहाँ लगाना स्त्रीलिंग, क्योंकि शकीला क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए गायिका होगा, समझो। तो किस भाग में एरर है, भाग ऑप्शन नंबर 3 यानी भाग 3 में एरर है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, यहाँ तक सब पॉइंट समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, निर्देशक कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, किसका बताना है, वनस्पति आप सभी को किस प्रकार लिखना है, चलो लिख कर और आप सभी को एक एक पॉइंट को समझा कर बताता हूँ। वनस्पति देखो कैसे लिखाता है, सबसे पहले व देना है, या र ला वाला व देना है, समझो, या र ला वाला व देना है, ना कि प फ वाला बा, तो इस प्रकार से होता है, समझो, और या र ला वाला बा या होता है। तो व देना है, फिर ना देना है, वना हो गया, फिर आधा दंड सा देना है, फिर प देना है, फिर ता देना है, और ता में हर्षई उड़ा देना है, समझियो, क्या हो जाएगा, वनस्पति। तो राइट आंसर कौन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग किस प्रकार लिखोगे वनस्पति, तो इस प्रकार बिल्कुल शुद्ध लिखोगे, समझ रहे हो, सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, बताना है प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद या प्रहलाद किस प्रकार से लिखाएगा, प्रहलाद का शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी जो आप सभी को, चलो देखो सभी विद्यार्थी देखना, प्रहलाद कैसे लिखाएगा। सबसे पहले पा देना है, पा में रा देना है, पर हो गया, फिर हा देना है, फिर ला देना है, ला आकार ला देना है, पहला हो गया, और फिर दा देना है। प्रहलाद इस प्रकार से लिखोगे, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई साहब हमें ये दिख रहा है, किस में दिख रहा है, प्रहलाद दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, प्रहलाद किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है 15 नंबर तक देखो आप सभी को पैसे प्रश्न रहेगा, और 16 नंबर से 16 से 20 नंबर, 16 से प्रश्न नंबर 16 से 20 तक आप सभी को पैसेज रहेगा, जो कि पैसेज बिल्कुल सिंपल रहेगा। देखो जो स्टूडेंट पैसेज देख के भागते हो, डरते हो, आप सभी को बता दूं कि एक बार हमारे क्लास तुम लेके देखो, कभी नहीं डरोगे। सिंपल पैसेज, ये पिछला एग्जाम का प्रश्न पत्र है, जो कि पैसेज, और देखना कितना सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का ये पैसेज है, बिल्कुल सिंपल है। सभी विद्यार्थी यहाँ से गौर से देखना, 5 प्रश्न के 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर यहाँ से बोनस प्राप्त करोगे, बिल्कुल ईजी। देखो कैसे, सबसे पहले आप सभी को 20 सेकेंड में ये पैसेज को पढ़ना है, 20 सेकेंड में पहले पढ़ना है, और अगर 15 सेकेंड में पढ़ सको तो सही है, पर समझ के क्या कर रहा है, भारत खाली स्थान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत का एक ही अपने को खाली स्थान करती है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रही है, एक ही सूर्य का खाली स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही खाली स्थान है जो अनेक छंद में फूट रहा है। वेद, उपन्यास, रामायण और महाभारत ये ही वो घाट है जहाँ हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। यानी कि इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है, मूल अर्थ है कि हमारा भारतवर्ष के संपूर्ण ज्ञान सम्मिलित है, किस प्रकार से हमें क्या कह रहा है भारतवर्ष में, वही इस पैसेज में बता रहा है, समझो, और उसी के अनुसार हमें सभी प्रश्न को डील करना है। देखो सबसे पहला प्रश्न समझना क्या है, पहला प्रश्न कर रहा है भारतवर्ष है
भारतवर्ष है, भारतवर्ष क्या है? भिन्न है, अनेक है, एक है या प्रत्येक है? तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि भारतवर्ष एक है। क्या होगा? भारतवर्ष एक है, यहाँ पे एक दोगे। आगे क्या है? और चाहे देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन सबके भीतर भारत की एक ही खाली स्थान अपने को क्या करती है? चाहे भारत में भाषा अनेक हो, लेकिन सबके भीतर भारत में एक ही क्या है? आत्मा, निष्ठा, परमात्मा या प्रतिष्ठा। तो सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट क्या लगाओगे? आत्मा। यहाँ पे क्या होगा कि भारत में चाहे भाषा जितनी भी हो, लेकिन सबके भीतर भारत का एक ही क्या है? आत्मा है। अपने को खाली स्थान करती है, एक ही आत्मा अपने को क्या करती है? संशोधित, प्रदर्शित, अभिव्यक्त या अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त करती है। यहाँ पे क्या भरोगे? 18 नंबर में कि लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है? आत्मा है, और अपने को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। समझ रहे हो कितना सिंपल है? आगे देखो, एक ही गंगा के जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, और एक ही सूर्य का है, एक ही सूर्य का क्या है? 19 नंबर में देखो, एक ही सूर्य का दर्पण, चित्र, रस या बिंब। तो यहाँ पे लगाओगे कि एक ही सूर्य का बिंब है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मारोगे 19 नंबर में कि एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही 20 नंबर में क्या? एक ही खाली स्थान है। 20 नंबर में क्या है भाई? एक ही बल है एक ही बल है, नाम है, अर्थ है या भाव है। तो क्या होगा? एक ही भाव है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपन्यास, रामायण और महाभारत, ये वही घाट है जहाँ हमारी सभी भाषा पानी पीती है। तो ये रहा आप सभी को 20 इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जो कि हिंदी का प्रश्न, जो कि रीजनिंग में आप सभी के लिए सिंपल प्रश्न पूछ रहा था। समझ रहे हो? ऐसे ही प्रश्न इस बार भी एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग डरना नहीं है। समझ रहे हो कितना सिंपल था? तो अब चलते हैं जीके का सेशन। जीके का सेशन भी इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो देखो जीके का सेशन, यहाँ से जीके का आप सभी को सेशन स्टार्ट होता है। देखो जीके का सेशन में पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आप सभी से पूछ रहा है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बताना है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत या मालदीव। तो अंकोर वाट की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? जेम्स प्रिसेम्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीविकों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या कंकालों का टीला। तो मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम की बात करें तो राइट आंसर होगा मृतकों का टीला है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख? शूद्र का उल्लेख। बताना है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल या 10वें मंडल। तो राइट आंसर होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें कौन था? धनानंद, महापद्मनंद, कालाशोक या उदयन।
तो नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें कि कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह धनानंद था। कौन था, धनानंद था। ऑप्शन नंबर ए। कौन था, धनानंद था। अगला प्रश्न बताना है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, दशरथ, अशोक, कुमारगुप्त या फिर समुद्र चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो यह अशोक ने किया था। कौन किया था, अशोक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 12, 15, 13, 15 या फिर 10। तो भारतीय संविधान का गठन हो रहा था, वह भारतीय संविधान सभा में महिला के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में क्या थी, सम्मिलित थी, यानी हमारे संविधान निर्माण में मदद कर रही थी। कितना महिला, तो 15 महिला सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें 1956, 1952, 1951 या 1950। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो यह 1956 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। एकल नागरिकता की बात करें कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से अपनाई गई है, तो यह राइट आंसर होगा, यह इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। क्या, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, क्या, मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो संसदीय प्रणाली, क्या, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और एकल नागरिकता की बात करें तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, सभी पॉइंट दिमाग में सेट करना। अगला प्रश्न बताना है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण, नदी में प्रदूषण या फिर विलुप्त के करीब जीव या जल प्रदूषण। तो रेड डाटा किससे संबंधित है जो आप सभी को बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उसको किस बुक में संबंधित करता है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। किसे, विलुप्त के करीब जीव को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न बताना है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा की बात करें कहाँ संरक्षित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय हेग में, जनेवा में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है, हेग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, 6, 5, 4 या 3।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर होगा 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पटना में, सोनपुर में, अजमेर में या वाराणसी में? तो पुष्कर मेला की बात करें तो यह अजमेर में, कहाँ होगा? अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया जाता है? तो अजमेर में। अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताना है टाइटन बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का या शनि का? तो बताना है टाइटन जो है यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सॉरी, माफ कीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सी पाटिल। कौन थे? प्रतिभा देवी सी पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें जो कि कौन थी? मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय की बात करें जो कि भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है आप सभी को, ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। प्रश्न का रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या करनाल? तो आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में जरूर करना। क्या होगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जल्दी अभी ही कर दो। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा। समझ रहे हो? जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज को प्रतिदिन कंटिन्यू कर दो। समझ रहे हो? साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन हो जाओ ताकि कोई नोटिफिकेशन आप सभी को पास जल्द से जल्द पहुँचे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।